Hi everyone, welcome you all. And so today in this video we are going to discuss PD365 social issue, ठीक है। और ये देखो अक्टूबर एंड अप्रैल के बीच का रहेगा, ठीक है। अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक का जितने भी ऐसे सोशल इशू रहे हैं। देखो सोशल इशू में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिकली कुछ जैसे स्कीम्स हो गए, ठीक है। स्कीम्स लाइक जो भी ऐसे वल्नरेबल सेक्शन आ जाते हैं, वुमेन हो गए, चाइल्ड हो गए, ठीक है, एल्डरली पीपल हो गए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है मोस्टली यहाँ से रिलेटेड गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स हैं वो हो गए, ठीक है। सो ये सारा चीज़ मिला करके किस तरह से सोशल इशू एराइज हो रहा है उसको कैसे रिजोल्व किया जाए, बेसिकली ये चीज़ रिलेटेड है। इट मीन्स कि वी कांट से कि जो स्कीम है, ठीक है, स्कीम एंड सोशल इशू डिफरेंट है, राइट। क्योंकि जैसे स्कीम का भी एक अलग ही आएगा, उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल स्कीम कौन से न्यूज़ बने, बिकॉज यू नो कि 2023 2024 में अभी रिसेंट में दो क्वेश्चन जो है स्कीम से डायरेक्टली पूछे गए हैं, ठीक है। लाइक मातृ वंदन योजना हो गया, ठीक है, और फिर प्रधानमंत्री कृषि सम्मान। तो ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारा चीज़ यहाँ से हम लोग देखेंगे। बट इस वीडियो में चलो देख लो, जैसे फर्स्ट ही है इशू एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू वुमेन। सो टुडे यू नो कि एवरी 8 मार्च को वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेंस डे। सो आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है एंड इससे रिलेटेड जितने भी ऐसे रहे हैं सो वी कैन सी ईयर, और ऐसे याद रखा जाता है कोई कोई जो टॉपिक जो होता है या फिर डेट हो गए, क्योंकि यूपीएससी का नेचर रहा है। जैसे 7 अगस्त को जो पूछा गया था कि स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड पूछा गया था, ठीक है। सो हैंडलूम डे वी सेलिब्रेट इच ईयर, तो उससे भी पूछा गया है, ऐसे ऐसे डेट भी याद रखना होगा। तो देखो ये जैसे इशू एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हम लोग देख लेंगे। इशू एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू चिल्ड्रेन हो गए, बिकॉज ये वल्नरेबल सेक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखो सेपरेटली दिया गया है लाइक जो पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज़ हो गए। और देखो स्कीम जैसे पीएम जुगा, वी कैन से भारतीय आभा जनजातीय गौरव उत्कर्ष अभियान, और इस तरह से पीबीटीसी जो इस बार के पीबीटीसी और कुछ ऐसे ट्राइब्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। लाइक आपातानी ट्राइब है, एंड आपातानी ट्राइब का अगर हम लोग बात करते हैं सो रिसेंटली एक स्पीसीज मिला है, ठीक है। ये आपातानी ट्राइब बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं और यहाँ पे फ्रॉग का स्पीसीज मिला है। सो इस तरह से कुछ कुछ, और इन्हीं आपातानी ट्राइब्स के नाम पे ही उसका नाम रखा गया है। सो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे स्कीम्स आए गए हैं क्या, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमेशा से एक ऑर्गेनाइजेशन पूछ ही लेता है ऑफिस, राइट। जैसे यूएन वीमेन से रिलेटेड है, यूनिसेफ हो गया, पूछा था पिछली ही बार 2024 में, ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। सो इस तरह से जो ना ये हम लोग को ध्यान रख लेना होगा। देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, ठीक है। यूएनएचआरसी इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यूएनएचआरसी से ये पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है। लाइक इसमें पूछता है कि जो यूएनएचआरसी का जो है ये रिकमेंडेशन होता है या फिर इसका जो ऑर्डर होता है वो अप्लाई करता है। तो आपको ये बात ध्यान रख लेना कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका केवल वी कैन से कि रिकमेंडेटरी ही अलाउड रहता है ऑर्डर, ठीक है। सो इस तरह से जो है हम लोग सब देखेंगे। देखो यहाँ पे गनहरी हो गया, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। सो विदाउट डिलेइंग नाउ वी आर गोइंग टू सी। सो इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, सो हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है वुमेन लेड डेवलपमेंट से है, ठीक है, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में ये है। देखो रिसेंटली ये देखने को मिला था कि जो प्राइम मिनिस्टर थे इन्होंने लखपति दीदी को फैसिलिटेट किया था। ऐसे 11 लाख न्यू लखपति दीदी को, ठीक है, ये जलगांव महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बट हमारे लिए जानना ये जरूरी है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। लाइक देखो ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये इन्होंने रिलीज किया था रिवॉल्विंग फंड, ठीक है, ऑफ 2500 करोड़। सो ये माइंड में रख सकते हो कि 2500 करोड़ लाया गया था टू बेनिफिटिंग 48 लाख मेंबर्स ऑफ एसएचजी, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जो ये रिवॉल्विंग फंड है ना ये बेसिकली वर्क करता है कि एक सपोज एक इंस्टीट्यूशन है लाइक वी कैन से लाइक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन टाइप, ठीक है। इसमें एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, इसमें अलग अलग पीपल्स हैं और ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लोन देने में। वी कैन से कि ये अपना क्रेडिट करते हैं एक जगह पे, ठीक है। और जो किसी भी मेंबर को ऐसा रिक्वायरमेंट है सो ये यूज करते हैं फर्दर, और इस तरह से जो है ये रिवॉल्विंग फंड होता है और धीरे धीरे इसको फिर लीगली रिकॉग्नाइज करके ये बैंक से ऐड कर दिया जाता है, राइट। सो इस तरह से जो है ना ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट करता है। और ये समझ लो वास्ट लेवल पे एक बेनिफिटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि इतने लोगों को इतने करोड़ का बेनिफिट करना यू कैन से
एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेल कि कितना ये इफेक्टिव वर्क करेगा इन फ्यूचर। और जो इस तरह से इनका इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इनको जैसे अर्निंग का बात करते हैं, इनका बेनिफिटिंग भी बहुत हाई लेवल पे हो रहा है। यहाँ तक कि मंथली जो है इनका 10,000 एटलीस्ट इनका मंथली बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। सो ये भी यहाँ से देखने को मिला है इसके अंदर में। देखो ये लखपति दीदी इनिशिएटिव का बात करते हैं, सो ये इसका डेट याद रख लेना, ये लॉन्च किया गया है 2023 में। और इसमें जो है 3 करोड़ जो लखपति दीदी हैं इनको इनेबल करना है बेसिकली, ठीक है, इनको एम्पावर करना है। देखो ये जो है बेसिकली पूछा जा सकता है कि किसका आउटकम है, तो ये आउटकम है दीनदयाल अंत्योदय योजना का, जो कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंदर में आता है, ठीक है। और जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं, एक अर्बन और एक रूरल। सो ये रूरल के अंदर में ये इनिशिएटिव है। और ये फर्दर जो दीनदयाल उपाध्याय योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, सॉरी, चलो ठीक है, वैसे दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय। बट आप बताओ कि दीनदयाल उपाध्याय योजना किससे रिलेटेड है। एक है दीनदयाल, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, ग्राम ज्योति योजना। ये जो है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और ये लॉन्च किया गया था 2014 में, ठीक है। और ये जो इसका बताओ दीनदयाल अंत्योदय योजना कब लाया गया था, ठीक है, जो कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंदर में। सो ये किसके अंदर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। चलो ठीक है। सो लखपति दीदी जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर हैं, जो कि एनुअली हाउस होल्ड इनकम जो है अर्न करनी है ऑफ RS 1 लाख, ठीक है, और इससे कहीं ज़्यादा। सो ये भी आपको देखने को मिले। ये इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर सीजन, ये बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, बट ये ओवरऑल वर्क करती हैं विद द हेल्प ऑफ अपने ग्रुप के साथ में, ठीक है। और इनका जो है मंथली इनकम जो है बढ़ करके RS ये देख सकते हो 10,000 रुपये। देखो इसमें ज़्यादा हमारे लिए जानना ये जरूरी था यहाँ से कि लखपति दीदी इनिशिएटिव बेसिकली रिलेटेड किससे है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर करने का है, इनके इनकम सोर्स को बढ़ाने का है, ठीक है। और बेसिकली ये आता है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर। और ये दीनदयाल अंत्योदय योजना बेसिकली आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, और ये लॉन्च किया गया था 2023 में, ठीक है। सो रिवीजन भी हो जा रहा है, राइट। चलो देखते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, बट देखो फाइनेंस असिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जनरली आपको पता है कि UPSC फाइनेंस से रिलेटेड जो भी है रहता है रॉन्ग देता है, बट आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है कि जो ये बेसिकली कोलेटरल फ्री बैंक लोन देंगे अप टू 20 लाख फॉर SHG, ठीक है। सो ये आपको अमाउंट रख सकते हो, ठीक है। सो वुमेन इंटरप्राइजेज एक्सेलरेशन फंड एक है, जो कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग के लिए ये है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान, जैसे फिर एक और है वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड, ठीक है। ये फंड जो है ये दिया जाता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, एज ए रिवॉल्विंग फंड लाइक क्लस्टर बेसिस पे, ठीक है। सो ये भी रख सकते हो। चलो देखते हैं मेजर्स टू टेकन टू प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या क्या लिया गया है। जैसे जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का, सो ये भी देखते हैं, ये भी एक है। फिर एक है सरस कलेक्शन, तो ये पूछ सकता है कि सरस कलेक्शन किससे रिलेटेड, ठीक है। सो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो भी ऐसे ई मार्केट जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसके लिए ये सरस कलेक्शन है, नाम से ऐसे समझ सकते हो थोड़ा। और ये प्रोवाइड करता है रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप मार्केट एक्सेस टू गवर्नमेंट बायर्स, ठीक है। सो इसमें ये होता है ना, मैं अगर एक्चुअली इस चीज़ का बताऊँ तो इसमें बेसिकली ये देखने को मिलता है सरस कलेक्शन में कि अलग अलग जो रूरल पीपल होते हैं वो अपना प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में आकर के सेल करते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट बाई करती है सब चीज़ को, ठीक है, इनके प्रोडक्ट को। इसमें ये देखने को मिलता है जैसे सरस मेला एक अभी रिसेंटली फेब में इनिशिएटिव देखने को मिला, 2025 का ही है। सो PIB में आपको मिल जाएगा जो सरस मेला जो है ना, यहाँ भी ये देखने को मिलता है कि लोग जो हैं अलग अलग, जैसे वी कैन से जो आर्टिशियन होते हैं, ठीक है। सो अपना प्रोडक्ट को शो करते हैं मार्केट में, और इसको फिर फर्दर बेसिकली इसको प्रमोट करने का काम करती है गवर्नमेंट भी इस चीज़ को, ठीक है। सो ये रिलेटेड है लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप और ये सब सारी चीज़ों से, ठीक है। देखो जो दीनदयाल उपाध्याय योजना का है, ये आप देख पाओगे, ये भी हेल्प कर रहा है आजीविका को प्रमोट करने में, ठीक है। देखो जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है ना, बेसिकली नाबार्ड तो फाइनेंस करती है जो भी ऐसे ग्रामीण से रिलेटेड होता है। अब चलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो ये रिलीज किया जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। सो जेंडर गैप रिपोर्ट कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे, बट ये ध्यान रख लेना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। कैसे याद रखोगे कि जेंडर गैप जो है बेसिकली
ऐसे एक लेमन टर्म में याद रखो, तो मेल एंड फीमेल के बीच में गैप कौन बताता है? अगर मेल एंड फीमेल के बीच में गैप बताना है तो मनी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और मनी किससे रिलेटेड है? सो इकोनॉमिक फोरम जो है वो देखता है वर्ल्ड लेवल पे। सो इस तरह से जो है ना ये बेसिकली जेंडर गैप रिपोर्ट को रिलीज करता है। देखो रिपोर्ट जो है ये बेस्ड होता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पे, ठीक है। और इसमें जो है 14 इंडिकेटर जो है अक्रॉस की डायमेंशंस ये शामिल किए गए हैं, इसमें एडेड हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। टॉप 3 कंट्री जो है ना हमेशा से रहते ही हैं, लाइक आइसलैंड हो गए, फिनलैंड हो गए, नॉर्वे हो गए। आप ये बताओ कि नॉर्वेजियन कंट्री कौन से हैं, ठीक है, और स्कैंडिनेवियन कंट्री बताओ कौन सा है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। देखो मैं आपको बता दूं यहाँ से, नॉर्वेजियन कंट्री हो गए और स्कैंडिनेवियन, तो याद रख लेना, थोड़ा एक ट्रिक टाइप का है। तो जो नॉर्वेजियन है ये नॉर्वे में आ जाता है, ठीक है। और नॉर्वेजियन बेसिकली लैंग्वेज है। सो ये नॉर्वे नॉर्डिक का ही पार्ट है, ठीक है। एक ये बेसिकली रिलेटेड है एक दूसरे से। सो हम लोग को यहाँ पे दो चीज़ देखना होगा, एक नॉर्डिक एक स्कैंडिनेवियन। सो स्कैंडिनेवियन कंट्री का अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे याद रखना, फिनिश होता है, ठीक है, फिनिश। एक फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया एंड स्वीडन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। और जो नॉर्डिक कंट्री में आता है ना ये आता है फिनिश्ड, ऐसे याद रखो, ठीक है, फिनिश्ड। या फिर इसको आई कैपिटल आई कर लो। इसमें क्या होता है, एफ से ए आपको हो जाएगा फिनलैंड, ठीक है, आइसलैंड हो जाएगा, एन से हो जाएगा आपका नॉर्वे हो गया, ठीक है, एस से स्वीडन हो गया एंड डी से डेनमार्क हो गया। तो इस तरह से जो है ना आप याद रख सकते हो नॉर्वेजियन या फिर नॉर्डिक कंट्री और स्कैंडिनेवियन कंट्री का। तो यहाँ पे है ये टॉप 3 में ही रहे हैं। हेल्थ एंड देखो 68.5% जो ग्लोबल जेंडर गैप है वो हैज़ बिन क्लोज्ड इन 2024, ठीक है। और हेल्थ एंड सर्वाइवल जेंडर गैप जो है वो क्लोज कर दिया गया है बाई 96%। और इस तरह से जो है ना ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन इंडिया का हम लोग बात करते हैं इसका रैंक का, तो 129 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो रैंक भी याद रख लेना है, इंडिया रैंक है 129। और देखो 129 याद करना इस बार आसान है, क्यों? क्योंकि जो 29 है जनरली इसी के बीच में जो है गैप जनरली देखने को मिलता है, लाइक मैरिज वगैरह, और यू कैन से यू कैन रिलेट इट, ठीक है। सो इस तरह से जो है 129 रैंक देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बात कर सकते हैं तो 5th इन साउथ। तो अगर हम लोग बात करते हैं साउथ एशिया में, सो इंडिया जो है 5th नंबर पे है। किसके बाद है? सो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान के बाद है, ठीक है। सो ये ध्यान रख लेना, पाकिस्तान इसमें नहीं है, ये चीज़ ध्यान रख लेना है, इंडिया के बाद ही है, ठीक है। सो इस तरह से आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स के बारे में। 2022 का रिपोर्ट है, तो ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिलीज कौन करता है? यूएनडीपी रिलीज करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है कि इसमें हमारे लिए ज़रूरी जानना यह है कि ये रेंज करता है 0 से 1 के बीच में, और इसी के बीच में डिसाइड किया जाता है स्कोर को, ठीक है। 0 जहाँ पे वीमेन एंड मेन जो है ये फेयरली इक्वल हैं, और 1 जो है ये बेसिकली पुअरली पॉसिबल, लाइक यू नो यू कैन रिकॉल गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। सो गिनी कोफिशिएंट जो इनक्वालिटी को दिखाता है, सो उसी से थोड़ा बहुत ये मैच कर रहा है। लाइक उसमें भी होता है 0 एंड 1 डिनोट करता है। 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी है, ठीक है, और 1 है तो इनक्वालिटी है। सो इस टाइप का परफेक्ट तो नहीं होता है आइडियली, बट ये आपको ध्यान रख लेना है। इंडिया रैंक अगर बात करते हैं 2022 में इसका, सो वो 108 आया है आउट ऑफ 193, ठीक है। सो 108 है इंडिया का रैंक इन इनक्वालिटी में। और देखो ये हो गया इनक्वालिटी का, और ऊपर जो भी हम लोगों ने देखा ये जेंडर गैप का। सो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। टॉप 3 ध्यान रखना कोई ऐसा जरूरी है नहीं यहाँ पे। देखो जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स ऐसे मेल हो गया, मेल जेंडर इंडेक्स, और फीमेल एंड मेल दोनों का अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स हो गया, फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स हो गया, फीमेल लेबर इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रख लेना है। हेल्थ हो गया, एम्पावरमेंट एंड लेबर हो गया। उसी तरह से है मेल लेबर मार्केट इंडेक्स, मेल एम्पावरमेंट इंडेक्स, ठीक है। सो बस इतने सारे इंडेक्स हैं, ये बेस है। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि जो अलायंस है फॉर ग्लोबल गुड, ठीक है, ये किसके लिए है? तो जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी के बेस्ड पे है, ठीक है। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड ये ग्लोबल कलेक्शन है ऑफ गवर्नमेंट का, लाइक गवर्नमेंट हो गया, इंडस्ट्री हो गया, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनका एक बेसिकली ग्लोबल कलेक्टिव इनिशिएटिव है, ठीक है। सो ये क्या करते हैं कि जो ग्लोबल गुड प्रैक्टिसेस होते हैं, नॉलेज शेयरिंग होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ वीमेन्स हेल्थ एंड एजुकेशन इंटरप्राइजेज, उसको शेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये इसका जेनेसिस का बात करते हैं तो डेवोस 2024 में हुआ था, ठीक है। और ये कब लाया गया था?
जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंडिया जो G20 लीडरशिप डिक्लेरेशन में इसको लाए थे, ठीक है। सो ये डावोस 2024 में देखने को मिलता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। इक्विटी एंड इक्वालिटी, देखो जनरली क्या होता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, और इनक्वालिटी इंडेक्स अभी हम लोगों ने देखा UNDP। सो यहाँ पे यू कैन गेट कंफ्यूज कि किसका होगा, बट आपको ये ध्यान रखना है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जो है जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, ये इनिशिएटिव है इंडिया एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। सो इट इज़ सपोर्टेड बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये आप इतना माइंड में रख लो। देखो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है। सो ये इसको हम लोग पोस्ट एक्ट भी बोलते हैं जनरली, और ये अभी रिसेंटली जजमेंट आया था हेमा कमेटी रिपोर्ट का। इसमें बेसिकली डिफाइन किया गया है सेक्सुअल हैरेसमेंट को, इसमें डिफाइन नहीं किया गया, बट इसमें बताया गया है कि जो विशाखा गाइडलाइन है, विशाखा जजमेंट का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का डिफिनेशन है, उसको यहाँ पे लाया गया है। उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। सो इसका एम क्या है, तो ये प्रिवेंट करना, एड्रेस करना इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट दियर वर्क प्लेस, ठीक है। और जो कि बेसिकली वुमेन को एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट का, ठीक है, जो भी ऐसे हरासमेंट होते हैं उसको एड्रेस करने के लिए। और इसको देखो, ये इसका डिफिनेशन जो है सेक्सुअल हरासमेंट का, ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिफिनेशन है विशाखा जजमेंट का, उसी में डिफाइन किया गया, उसी के बेसिस पे। सो विशाखा जजमेंट का क्या है, ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देख। इस जजमेंट में ना, इस जजमेंट में ये देखने को मिलता है कि कोई भी ऐसे अनवेलकम सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, ठीक है, अनवेलकम सेक्सुअल हैरेसमेंट बिहेवियर इंक्लूडिंग फिजिकल कांटेक्ट, वर्बल कमेंट हो गया, ठीक है, और या फिर शोइंग पोर्नोग्राफी। सो ये सारा चीज़ जो है ये विशाखा जजमेंट के अंदर इंक्लूड होता है, ये इस सेक्सुअल हैरेसमेंट का डिफिनेशन को, ठीक है। और ये सब कहाँ पे किया जा रहा है, अगर कोई वर्क प्लेस पे ऐसा एक्टिविटी करता है, वीमेन को दिखाता है, ठीक है, सो ये चीज़ एक्ट करता है, तो इसको इसके अंदर में रखा गया है। बस यही है। कंप्लेंट कमेटी जो है ये प्रोवाइड करते हैं फॉर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एंड लोकल कंप्लेंट कमेटी टू हैंडल सेक्सुअल कंप्लेंट हैरेसमेंट का, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, जैसे जो ICC एंड LCC है, ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एंड लोकल कंप्लेंट कमेटी, ये हर एक ऑफिस में इसको सेट करना है, ऐसा बताया गया है, जहाँ पे 10 और उससे कहीं ज़्यादा एम्प्लॉई ऑर्गेनाइज हैं, तो ठीक है। कंपोजिशन इसमें है, देखो मेंबर रहेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रहेंगे, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर में अगर बात करते हैं तो वीमेन एम्प्लॉयड जो हैं ये सीनियर लेवल पे रहेंगे वर्क प्लेस पे, ठीक है, अब उसी एम्प्लॉय में से, ठीक है। सो तभी तो जस्टिस अच्छे से हो पाएगा। और मेंबर जो है ना, वो नॉट लेस देन 2 मेंबर्स फ्रॉम एमॉन्ग्स एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये सब एम्प्लॉई से ही हो रहा है, ऐसा पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या ट्रैप करेगा कि जो इस ICC एंड LCC के अंदर जो है, क्या गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करती है क्या कोई किसी भी मेंबर को, तो नहीं, कोई भी ऐसे गवर्नमेंट जो है अपॉइंट नहीं करते हैं एग्जीक्यूटिव को। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो उसके मेंबर में ही जो सीनियर वीमेन हो गए, या फिर वी कैन से कि जिनको एक्सपीरियंस, या फिर उसी के मेंबर जो हैं ये इसके अंदर में इंक्लूड होते हैं इस कंपोजिशन के अंदर में। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। एक्सटर्नल मेंबर का बात करते हैं तो ये आपको NGO और एसोसिएशन से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बेसिकली ये चीज़ यहाँ से रखना है। टर्म का बात करते हैं तो ये 3 ईयर के लिए होता है, और मिनिमम जो होता है 3 मेंबर ऑफ द ICC इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को प्रेजेंट होना होता है, ठीक है, इंक्वायरी कंडक्ट करते टाइम। लोकल कंप्लेंट कमेटी जो है ये सेटअप किया जाता है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बाय द गवर्नमेंट फॉर कंप्लेंट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट। तो ये भी आपको समझना होगा। पावर ऑफ द ICC एंड LCC का बात करते हैं तो ये सिविल कोड का है पावर अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 वाइल कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। तो ये भी पूछ सकता है क्या क्रिमिनल वाला भी है क्या इसमें, तो नहीं, ये सिविल कोर्ट का ही पावर है इसमें। सो अदर इनिशिएटिव क्या क्या है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के। सो विशाखा गाइडलाइन जो 1997 का था ये है। इसमें क्या था कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने लाया था रिस्पॉन्स इस कि ये जो इनिशिएटिव है सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के इसमें कैसे डिफाइन किया गया है, और भी बहुत सारे चीज़ें एडेड हैं इस विशाखा गाइडलाइन में। सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, C-बॉक्स भी बोलते हैं। सो जनरली वी पुट इन मेंस आंसर राइटिंग। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ऑनलाइन कंप्लेंट का एक मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट। भारतीय न्याय संहिता 2023 ये चैप्टर 5 जो इसका है, ये भारतीय न्याय संहिता का ये डील करता है सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, ये भी रेटिफाइड किया गया था। बट आपको इतना बस ध्यान रख लेना है कि जनरल चीज़ें यहाँ से कितने साल के ये होते हैं,
और सेक्सुअल हरासमेंट कहाँ से डिफाइन है, ये पोस्ट एक्ट जो है कब लाया गया, 2013 का है। बस इतना काफ़ी है। चलो ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से देख लेते हैं, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को एप्लीकेबल बताया है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो भी ऐसे इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस एप्लीकेशन है, इट मीन्स कि हर एक जो वुमेन है उन पे ये अप्लाई होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, अगर उन पे कुछ ऐसे अगेंस्ट अगर हरासमेंट होता है वुमेन का, तो ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो कोई भी ऐसा मैटर नहीं है कि कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, एवरी रिलीजन आर वेलकम हियर, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट रहा है इसमें। और देखो अगर हम लोग बात करते हैं इस एक्ट का, ठीक है, सो वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये लाया गया था 2005 में। एंड यहाँ पे देखो कि जो आर्टिकल 15 हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी ये बताता है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट है, वो प्रोटेक्ट करेंगे वीमेन को, ठीक है। तो ये भी वुमेन एंड चिल्ड्रन को। सो यहाँ पे देखो ये इसको ये जो एक्ट है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, इसी के अंदर ये इस आर्टिकल 15 भी यहाँ पे बेसिकली इनकलकेटेड है, ठीक है। देखो आर्टिकल 15 जो है ये बोलता है कि एम्पावर करना है लेजिस्लेचर को टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, बताया गया है कि इंक्लूड एक्चुअल एब्यूज और थ्रेट ऑफ एब्यूज, ठीक है, वेदर फिजिकल, सेक्सुअल और वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिक, ठीक है। देखो इसमें सारे वीमेन कवरेज हैं, लाइक मदर, सिस्टर्स, वाइफ, विडोज, पार्टनर्स लिविंग इन शेयर्ड हाउस होल्ड। सो इस तरह से यहाँ पे हैं। और अ चाइल्ड इज ऑल्सो इंटाइटल टू रिलीफ अंडर दैट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो वीमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है इसके अंदर चाइल्ड इंक्लूडेड है कि नहीं, केवल वीमेन के लिए तो नहीं, चाइल्ड भी इसमें इंक्लूडेड है। देखो कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड अगेंस्ट, किसके किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है, ये देख लेना है कि एनी पर्सन, ठीक है, हु इज और हैज़ बीन इन डोमेस्टिक रिलेशंस विद एग्रीड वुमेन। जैसे जो एग्रीड वुमेन है उसके रिलेशन में जो भी ऐसे हैं रिलेशनशिप में, तो उसको इसके अंदर रखा गया है, ठीक है, उसके अंदर कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 2016 में ये बताया इन हिरल पी हर्षोरा वर्सेस कुशुम नर, ये यू कैन सी नरोत्तमदास हर्षोरा। तो ये केसेस में बताया कि जो किस तरह से वर्ल्ड अडल्ट मेल है, ठीक है, उसको स्टक डाउन करते हैं, ठीक है, और इसको ऐड करते हैं पर्सन, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये देखने को मिलता है। रिलेटिव्स जो है इसमें दोनों वीमेन और इट मीन्स कि मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ऑफ हस्बैंड्स और मेल पार्टनर्स, ठीक है। सो ये भी आपको यहाँ पे रखना है। ओनली प्रोवाइड करता है सिविल रेमेडीज फॉर मैरिटल रेप्स एंड नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है इस एक्ट के अंदर। तो ये दो चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अदर प्रोविजंस रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस से क्या क्या है, तो भारतीय न्याय संहिता जो 2023 का है ये सेक्शन 85-86 डिफाइन करते हैं और एड्रेस करते हैं इशू ऑफ क्रूएलिटी टुवर्ड वीमेन बाय देयर हस्बैंड और रिलेटिव हस्बैंड। तो ये इट मीन्स ये ध्यान रख लो ओवरऑल कि ब्रॉड व्यू के साथ कि भारतीय न्याय संहिता में भी इस तरह से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। चलो एबॉर्शन से देख लेते हैं, ये एबॉर्शन से रिलेटेड चीज़ जो है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट यूज स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 142, ठीक है, टू प्रमोट अबॉर्शन ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड माइनर रेप सर्वाइवर बियॉन्ड 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सो आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि एक 14 ईयर ओल्ड माइनर रेप सर्वाइवर थी, तो उसका जो है 24 वीक से भी ज़्यादा प्रेगनेंसी हो गया था। उसको कैसे अवॉर्ड करने का परमिशन देते हैं, और ये परमिशन देते हैं अंडर आर्टिकल 142। तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। सो लीगल फ्रेमवर्क फॉर एबॉर्शन क्या क्या है इंडिया में। सो कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं कि अगर आपका कितना टाइम पीरियड से कितने बीच में होता है, सो यू कैन गेट टू डॉक्टर, ठीक है। सो देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मेडिकल इंटरवेंशन रिक्वायरमेंट है किस इस जेस्टेशन पीरियड अकॉर्डिंग टू MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अंडर। इट मीन्स कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 2021 के अंदर जो है ना क्या क्या यहाँ पे रिलीफ दिए गए हैं। जैसे अगर 20 वीक तक का अगर प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो फिटस यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। सो इस बीच में क्या होता है कि एक डॉक्टर से ओपिनियन लेना होगा इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर। अगर 20 to 24 वीक है, और ये बेसिकली वीमेन के लिए है, अगर वीमेन को कोई ऐसा खतरा है, ठीक है, इट मीन्स कि हेल्थ से रिलेटेड इशू है, सो सी कैन रिच टू डॉक्टर, और इसके लिए 2 डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जरूरी है, ओपिनियन जरूरी है, ठीक है। और इस MTP रूल के अकॉर्डिंग अगर बियॉन्ड 24 वीक है, ठीक है, और ये बेसिकली अवेलेबल है ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ फिटल abnormalities, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसा रिलेट करके दे सकता है, ऐसा इंटरचेंज करके दे सकता है,
तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ये बेसिकली जो बियॉन्ड 24 वीक का एमटीपी के अंदर जो रखा गया टर्मिनेशन का, ये फोइटल एबनॉर्मलिटीज के लिए है, और जो 20 to 24 वीक के लिए है ये मदर के लिए है, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। बाकी यहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सो एमटीपी एक्ट 1971 का एक है जो कि प्रोवाइड करता है टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्ट्रेशन। बेसिकली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है। और इस तरह से जो एमटीपी अमेंडमेंट किया गया इस 1971 वाला को, ठीक है, ये 2021 में, और इसमें जो है टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। सो इस तरह से, और ये जो स्पेशल कंसिडरेशन रखा गया था बियॉन्ड 24 वीक, इसी के अंदर ये बेसिकली देखो, कहने का मतलब ये है ना कि थोड़ा सा, हाँ, यू कैन सी कि इसमें रखा गया बेसिकली फोइटल एबनॉर्मलिटीज के लेकर, लेकिन ये जो जजमेंट आया है जो यू कैन से कि 14 ईयर ओल्ड माइनर रेप के अकॉर्डिंग, सो इसके लिए ये रखा गया था। सो यू कैन सी कि किस तरह से कहीं कहीं जरूरी भी है, ठीक है, इक्विटी एंड इक्वालिटी। सो ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ वीमेन परमिटेड अबॉर्शंस बिटवीन 20 to 24 वीक जो है, ये किसके लिए है, तो वीमेन के लिए है। बियॉन्ड अगर 24 वीक जाता है किसके लिए, फोइटल के लिए, फिटल के लिए, ठीक है। तो ये जो 20 to 24 वीक का जो है ये बेसिकली किसके लिए है, सो ये आप कैटेगरी याद रख सकते हो, सर्वाइवर ऑफ रेप और इंसेस्ट जो है, जैसे जिसको बेसिकली यू कैन सी हियर, ठीक है। तो एक ये होगा। फिर चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस या फिर ड्यूरिंग ऑन गोइंग प्रेगनेंसी, तो मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड अगर है तो ये भी अगर आप चेंज कर रहे हो प्रेगनेंसी के बाद तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद रिस्क टू लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन, तो ये तो रखा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें है, ठीक है। लाइक ग्रेव इंजरी हो गया हर फिजिकल और इसका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो रिस्क ऑफ एबनॉर्मलिटीज टू चाइल्ड, इसमें भी है रिस्क ऑफ एबनॉर्मलिटी टू चाइल्ड, क्योंकि इसका जो है फाइनली अगर इस पर कोई रिस्क होता है तो मदर का भी रिस्क बढ़ जाता है इस केसेस में हेल्थ को लेकर के, ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड वुमेन को रखा गया है, माइनर्स को भी इसमें रखा गया है, और प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स जो है ये इसमें ऐड किया गया। देखो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो सोल पर्पस है एमटीपी का, वो बेसिकली मीनिंग ऑफ रेप जो है ना ये इंक्लूड करना है मैरिटल रेप को इसमें। तो इस तरह से जो है ना ये रखा गया है। और फर्दर जो सुप्रीम कोर्ट है ऑल्सो एक्सटेंड करते हैं राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन अप टू 24 वीक टू अनमैरिड एंड सिंगल वीमेन, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। सरोगेसी, देखो सरोगेसी, सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नोटिफाई करते हैं सरोगेसी रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल 2024, इस कारण से इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, जैसे सरोगेसी होता है एंड इट्स टाइप। सो सरोगेसी ये प्रैक्टिस होता है बेसिकली जिसमें कि वीमेन बियर करती हैं गिवन बर्थ टू चाइल्ड फ्रॉम इंटरनिंग कपल। इसमें क्या होता है ना कि बेसिकली 3 पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो मदर हो गई जिसका कि बायोलॉजिकली चाइल्ड मदर, एक डोनर मदर हो जाती है, इसका फादर हो जाता है। सो ये दोनों का जो है ना इसको बेसिकली सरोगेट करती है दूसरे लेडी, ठीक है। सो इस बीच में ये देखने को मिलता है। और इसमें ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ ऐसे रूल्स हैं, लाइक यहाँ पे जैसे एक वन गो में यू कैन सी टाइप्स ऑफ सरोगेसी, लाइक अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, ठीक है, जिसमें कि नो मॉनेटरी कंपनसेशन इसमें दिया जाता है टू सरोगेट मदर अदर देन मेडिकल एक्सपेंसेस एंड जो भी ऐसे इंश्योरेंस कवरेज होता है। तो कोई भी ऐसे मॉनेटरी कंपनसेशन का प्रोविजंस नहीं है इसमें अल्ट्रुइस्टिक में, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक बेसिकली होता है ना कि आप कैसे दया भाव से किसी को हेल्प कर रहे हो, राइट। सो इस तरह से इसमें है। और कमर्शियल सरोगेसी जो है ये इंक्लूड करता है सरोगेसी और इट्स रिलेटेड प्रोसीड्योर अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी बेनिफिट। तो कमर्शियल से नाम से ही पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व है और लोग ऐसे करते हैं, और यही कमर्शियल सरोगेसी जो है बेसिकली बैंड टाइप का है यहाँ पे, ठीक है। सो गवर्नमेंट जो है बैन करते हैं सरोगेसी फॉर फॉरेन नेशनल्स इन 2015, ये 2015 में बैन किया गया है फॉरेन नेशनल्स के लिए। देखो सर्जरी सरोगेसी जो लॉ है इंडिया में, इस पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 और जिसको कि सरोगेसी एक्ट 2021 भी बोलते हैं। सो ओनली अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी जो है ना ये अलाउ है, और जो कमर्शियल सरोगेसी ये नहीं है, इस पर पेनल्टी है, ठीक है। और ये नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड एक है जो कि रिव्यू करता है और मॉनिटर करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। सो और ये सुपरवाइज किया जाता है बाय द फंक्शनिंग ऑफ एस्टेट, ये जो बेसिकली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है उसके अंदर। अबॉर्शन ऑफ सरोगेट चाइल्ड जो है यहाँ पे बेसिकली एक रिटन कंसेंट चाहिए होता है ऑफ सरोगेट मदर एंड अथोराइजेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, राइट। सो दिस अथोराइजेशन जो है ना ये कंप्लेन किया जाएगा विद द एमटीपी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग।
और इंडियन वीमेन जो कि विडो हैं और डाइवर्स हैं बिटवीन द एज ऑफ 30 to 45, ये अवेल कर सकते हैं इस सरोगेसी को, ठीक है। और जो कि बेसिकली जो सर्टेन कंडीशंस हैं उसको फुलफिलमेंट करना चाहिए। सो यहाँ पे है कि ये डेट बेसिकली ये फैक्ट याद रख सकते हो, 30 to 45 ईयर्स के जो डाइवोर्स और विडो वीमेन हैं वो इसको अवेल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सरोगेट मदर्स का, और जो इंटेंडिंग कपल्स हैं उनका क्या है। सो जो सरोगेट मदर होगी ये मैरिड वुमेन होगी हैविंग अ चाइल्ड ऑफ हर ओन। कहने का मतलब कि जो ये सरोगेसी में इन्वॉल्व है जो अदर मदर, ठीक है, ये इसका खुद का बच्चा होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये जो एज है बेसिकली 25 to 35 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। बिकॉज होता है कभी कभी ना कि ये हो सकता है कि वी कैन से कि कमर्शियल पर्पस में इन्वॉल्व हो, ठीक है, क्योंकि या फिर अफेक्शन थोड़ा कम हो इसको लेकर के अपने खुद, तो ये रहता है। तो सी कैन अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा सोशल मैटर है। सो नो वीमेन शैल एक्ट एज अ सरोगेट मदर्स मोर देन वंस इन हर लाइफ टाइम। सो ये भी बताया गया है कि अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार वो सरोगेसी में इन्वॉल्व हो सकती है, सरोगेट मदर बन सकती है, ठीक है। तो एक सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस का दिया जाएगा फॉर सरोगेसी, तब ये इसमें इन्वॉल्व होगी। देखो इफ़ दे हैव बीन मैरिड फॉर 5 ईयर्स, of wife is between 20 to 50 years and husband between 26 to 55। सो इसमें दो चीज़ मैटर यहाँ पे ध्यान रखना है कि या तो उनके सबसे पहले तो उनका शादी का 5 ईयर हो जाना चाहिए, और एज जो है 25 to 50 है फॉर वीमेन एंड फॉर मेन 26 to 55 ईयर्स। कपल जो है ये मस्ट नॉट हैव एनी लिविंग्स, ठीक है, चाइल्ड। सो कोई भी ऐसा लिविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए तभी कर सकते हैं, लाइक बायोलॉजिकली अडॉप्टेड या सरोगेट, तभी ये अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इसेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ़ सफरिंग फ्रॉम प्रोवन इनफर्टिलिटी। कहने का मतलब कि अगर आप डॉक्टर से मिले हो, आपको प्रॉब्लम क्या है कि आप सरोगेसी ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है, सो आप उस चीज़ को सर्टिफिकेट को दो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड को, और उसके बाद आपको ये चीज़ सारा किया जाएगा प्रोसेस, ठीक है। सो इतना था इसमें। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन 2021 जो है ये आप देख सकते हो एक्ट है, ये बेसिकली रेगुलेट करता है। इसका एम क्या है कि रेगुलेट एंड सुपरवाइज करना ART क्लिनिक्स एंड बैंक्स को, ठीक है, ताकि जो मिसयूज हो रहा है इंश्योर जो भी है सरोगेसी का, या और फिर जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करना, ठीक है। सो ये सब चीज़ इसमें किया जा सके। सरोगेसी रेगुलेशन रूल आया 2022 में, जिसमें कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है ना ऑफ एनी सरोगेसी प्रोसीड्योर और सरोगेट मदर, वो बेसिकली 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेसिकली पहले क्या था कि 1 टाइम था, ठीक है, अब क्या है कि 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरे लाइफ टाइम में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि सरोगेसी रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल 2024 आता है, ठीक है, जिसमें कि सरोगेसी विथ डोनर गैमेट्स, एक और स्पर्म जो है ये अलाउ है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना है। जैसे इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व है, एक तो है कि जो मदर है, ठीक है, इनका एग एंड इनका स्पर्म हो गया, ठीक है, फादर का, सो दोनों का तो इसमें अलाउ है ही सरोगेसी में। बट 2024 का जो अमेंडमेंट रूल है इसमें ये कर दिया गया कि ये जो मदर है, ठीक है, मदर एंड फादर, वो कहीं और से ले सकते हैं एग एंड स्पर्म को, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर अपने अकॉर्डिंग उनको जो भी बियरिंग का लगेगा चार्जेस, ये सारा चीज़ एक प्रोसेस है बेसिकली, इसमें भी अलाउ कर दिया गया है इस सरोगेसी अमेंडमेंट रूल के अंदर, ठीक है। सो तो ये चीज़ यहाँ पे देखना होगा। देखो प्रीवियसली क्या था कि रूल 7 जो सरोगेसी रेगुलेशन 22 का था, ये जो डोनर गैमेट्स था बेसिकली इसको प्रोहिबिट करता था, लेकिन अभी ये बस 1 लाइनर में ध्यान रख लेना कि 24 में जो है ये डोनर गैमेट्स को अलाउ कर दिया गया, राइट, बस इतना ध्यान में रख लो, बाकी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। सिंगल वुमेन जो है ना, विडो और डाइवर्स, ये अंडर गोइंग सरोगेसी मस्ट यूज सेल्फ एग एंड डोनर स्पर्म टू अवेल सरोगेसी प्रोसीड्यूर। क्यों? देखो यहाँ पे क्या है कि जो कपल्स हैं, कपल्स के लिए तो गैमेट्स का है प्रोविजंस, ठीक है, लेकिन जो सिंगल वीमेन है लाइक विडो और डाइवर्स है, इनका सेल्फ का एग होना चाहिए, और जो स्पर्म आएगा, ठीक है, ये कोई अदर सरोगेसी प्रोसीड्योर के थ्रू होना चाहिए, किसी और डोनर के थ्रू, तभी जाकर के एग एंड स्पर्म मिल करके गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये इन्वॉल्वमेंट है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ठीक है, अरुण मुथबिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में, कि जो वीमेन है विथ ये व्हाट हैपन, जिन्हें ये डिजीज़ है, ठीक है, MRKH, ये बेसिकली मेयर रोकीटेंसी कस्टर हॉसर, ये इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बस इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि ये क्या है कि इसमें ये सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसमें कि जो फीमेल का फर्टिलिटी होता है, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करता है ये, ठीक है।
सो ये रेयर डिजीज़ है जो कि बेसिकली यूटेरिन फैक्टर इनफर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ये चीज़ है, इसमें बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है फीमेल का। और ऐसा अगर कोई वीमेन है, सो ये जो है यहाँ पे ये अलाउ है इस सरोगेसी के अंदर ऑफर डोनर एग, ठीक है। सो वो डोनर एग भी ले सकती है, स्पर्म भी ले सकती है। स्पर्म अगर उसका हस्बैंड है तो वो कर सकता है, और ये दोनों जा करके फिर यू कैन सी की एक नया गैमेट्स बना करके चाइल्ड बियर कर सकते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। सो 3 प्रोविजंस ये इम्पोर्टेंट था। देखो अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो ऐसा पूछ लेता है लाइक स्कीम से भी रिलेटेड, सो इस तरह से ध्यान रख लेना है। मद्रास हाईकोर्ट रूल करता है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, ठीक है, वो अलाउ है इस मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, ठीक है। और मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर अलग अलग प्रोविजंस है, लाइक प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो है ये प्रिवेल करता है कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशंस को लेकर के, ठीक है। और बाद में इसको डिनाई भी किया जा सकता है, ठीक है, कम भी किया जा सकता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का बात करते हैं, तो ये पेड मैटरनिटी लीव देती प्रोवाइड करता है वीमेन और वर्कर को, ठीक है। और ये जो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 है, ठीक है, ये क्या क्या चेंजेस लाए हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो ये इंक्रीज करता है पेड मैटरनिटी लीव को फ्रॉम 12 वीक टू 26 वीक, ठीक है। सो 12 से 26 वीक बढ़ा दिया गया है मैटरनिटी लीव को, ठीक है। और ये जो बेसिकली पेड रहता है, और ये जो है लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, तो ये किसके लिए है? सो 2 चाइल्ड के लिए है, ठीक है। सो 2 चाइल्ड तक ये ऐसा प्रोविजंस है। और आउट ऑफ दिस 26 वीक, ठीक है, इसमें ये देखने को मिलता है कि इसको ऐसे समझो, जैसे ये जो 26 वीक दिया जा रहा है, ठीक है, 12 से 26 वीक। सो इसमें क्या है कि जो 26 वीक होगा उसमें से जो 8 वीक है ना, इनके डिलीवरी से पहले का ही है, ये 8 वीक पहले होगा, उसके बाद जो फर्दर 18 वीक बचेगा उस चीज़ को एडजस्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ भी बस इतना सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा नहीं देना। तो ये क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, क्योंकि ये जो प्रोविजंस रखा गया है हर किसी को तो इक्वल नहीं दिया जा सकता है ना। सो इस तरह से जो नेचर ऑफ वर्क है उस पर डिपेंड करेगा किस तरह से उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है। देखो एक्सटेंशन ऑफ 12 वीक ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट है ये, तो इसको बेसिकली ये चाइल्ड बेलो जो 3 मंथ मदर है उनको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो इसमें 12 वीक का जो एक्सटेंशन है ये भी रखा गया है। देखो चाइल्ड केयर लीव आया है एक, ये भी हम लोग देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि जो चाइल्ड केयर लीव होता है, वुमेन चाइल्ड केयर लीव, ठीक है, ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। बेसिकली अगर इसको चाइल्ड केयर लीव को अगर हम लोग डिनाई करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है। और उनके जो पॉलिसी बेसिकली थे ये हिमाचल गवर्नमेंट का, ये इसको रिव्यू करने का बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। देखो एससी का डायरेक्टिव इसमें क्या रहा, ठीक है। सो पार्टिसिपेशन ऑफ जो वुमेन है वर्क फोर्स में, ये बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटाइटलमेंट है जो कि आर्टिकल 15 में प्रोवाइड किया गया है। और आर्टिकल 15 प्रोवाइड करता है कि स्टेट जो है ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, वी रीड इट, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड का जो प्रोविजन है बेसिकली, ठीक है, ये सफिशियंट नहीं है, ठीक है, एंड परहैप्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ CCL। सो कहने का मतलब यह है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है आप उसको इस वुमेन चाइल्ड केयर लीव से रिलेट मत करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहना है, दोनों 2 चीज़ें हैं। जैसे चाइल्ड केयर लीव का अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, सो रूल 43C ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस रूल, जो लीव रूल है बेसिकली 1972 का, ये प्रोवाइड करता है फॉर 2 ईयर, इट मीन 30 डेज ऑफ CCL, ठीक है, चाइल्ड केयर लीव को यहाँ पे बताता है इस सेंट्रल सिविल सर्विस रूल के अंदर, ठीक है। और ये बेसिकली है फॉर फीमेल एम्प्लॉई एंड सिंगल मेल पेरेंट्स, ठीक है, जो कि अनमैरिड और विडोवर और डाइवोर्स हैं उसके लिए ये बताता है। तो कितने हैं, 2 ईयर का। फिर उसके बाद क्या है कि ये अवेलेबल है फॉर द टेकिंग केयर ऑफ 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 18 ईयर्स। और यहाँ पे ये बताएगा कि कोई भी ऐसे एज लिमिट जो है ना डिसेबल्ड चाइल्ड के केसेस में नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो जो CCL है, ठीक है,
चाइल्ड केयर लीव ये ग्रांट किया जा सकता है ऑफ नॉट मोर देन 3 SPLs इन अ कैलेंडर, ठीक है। सो ये भी आपको रख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये बताया गया ना। लेकिन यहाँ पे जो है एक्सेप्शन का अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके लिए है 6 SPL का बात किया है एक कैलेंडर ईयर में। इट मीन्स कि जो है 6 बार इनको जो है चाइल्ड केयर लीव दिया जा सकता है। ये किसके लिए है? सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। लेकिन अगर नॉर्मल बात करते हैं तो 3 बार ही है एक कैलेंडर ईयर में। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है ये प्रोविजंस को अडॉप्ट नहीं किया था, इस कारण से ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। सो चलो हम लोग 2 टॉपिक आज हम लोगों ने डिटेल में देखा, और नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं इशू एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू चिल्ड्रन, ठीक है। चाइल्ड लेबर से रिलेटेड क्या क्या इशूज़ हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। सो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, और आई विल ट्राई टू मैनेज इन सिंगल नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। वो सारा का सारा हम लोग कवर कर लेंगे। सो जितने भी अब इम्पोर्टेंट बचे होंगे, ठीक है। सो